बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का 18वां मैच कल खेला गया मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। और मुल्तान सुल्तान के पास ये ऑलमोस्ट लास्ट चांस था। अगर ये मैच जीते तो कुछ उम्मीदें बहाल हो सकती थी कि आगे टीम मजीद मैच जीत कर जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाता 10 पॉइंट्स के साथ, वो भी फ्रंट बर्ड्स के सिचुएशन में। लेकिन अब 99% कंफर्म हो गया कि मुल्तान सुल्तान प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। कोई मिरेकल जो है वो ही बचा सकता है मुल्तान सुल्तान को। लेकिन कप्तान जो हैं मोहम्मद रिजवान, वो अभी भी पूरी उम्मीद है, कहते हैं कि हम बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी टीम्स पर रिलाई करना पसंद नहीं करता। ये बात उन्होंने वर्ल्ड कप में भी कही जब पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब मैं दूसरी टीम्स पर रिलाई नहीं करूंगा, हमारी शिकस्त हुई है, इसको हम एडमिट करते हैं। प्लेइंग 11 हमसे नहीं, थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम बेस्ट अपनी प्लेइंग 11 नहीं उतार पाए। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, कुछ इंजरीज थी, जिसकी वजह से हम टीम का कॉम्बिनेशन सेट नहीं कर पाए। लेकिन बेंच स्ट्रेंथ पर बहुत से ऐसे नाम मौजूद थे जिनको चांस दिया जा सकता था कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उनको चांस नहीं दिया गया। ये कुछ गलतियां कोताहियां जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि रिजवान की जानिब से की गई। ऑन द अदर हैंड कोयटा ग्लेडिएटर, वो जो एक हफ्ते का गैप आया ना उनके मैचेस के दौरान, जिनके अभी भी उनके मैचेस सबसे कम है अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, क्या शायद नहीं, अब 6 हो गए, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के काम है। उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले, फिर एक हफ्ते का गैप आया, लाहौर लेग का आगाज हुआ, उन्होंने एक ब्रेक के बाद ऐसा बाउंस बैक किया कि जनाब वो 3 मैचेस खेले, 3 के 3 मैचेस जीते। और कल का जो मैच है शानदार, क्या कमाल की बॉलिंग की गई कोयटा ग्लेडिएटर की जानिब से। ऑल्दो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का ही फैसला किया और जो कि अच्छा साबित हुआ। लाहौर की कंडीशन को देखते हुए सऊद शकील की कप्तानी पर बहुत बात की जा रही है कि जनाब उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की है, फील्डिंग को ले लें, बैटिंग को ले लें, बॉलिंग को ले लें, वो एक बड़े एक्यूरेट कप्तान नजर आए। तमाम तर सूरत पर बात करनी है। उसके बाद आज रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स वर्सेस अनबीटन इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो अपने टाइटल का दिफा करने जा रही है और अभी तक की परफॉर्मेंस को देख के लगता है कि वो अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 5 मैचेस खेले, 5 के 5 जीते, 10 पॉइंट के साथ टेबल को टॉप कर रहे हैं। लाहौर कलंदर टेबल के 30 नंबर पर मौजूद है। उन्होंने 6 मैचेस खेले, 3 जीते हैं, 3 हारे, और वो 6 पॉइंट्स के साथ इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इस सारी सूरत पर हमने बात करनी। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं, साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, आप इससे आगाज कर लेते हैं, क्योंकि इस दफा आप मुल्तान की बजाय कोयटा को सपोर्ट कर रहे थे। तो सऊद शकील, ऐसा क्या हो गया कि माशाल्लाह ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनकी कैप्टेंसी का जो तरीकाकार था उसमें हमने तब्दीली देखी। कल तो हमने बैटिंग का उनका स्टार्स भी तब्दील होते देखा कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे थे, कल उन्होंने रैम्प शॉट भी मारे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साउथ से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ही वाज फैंटास्टिक। क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आप देखें, जब से कोयटा ग्लेडिएटर की टीम ने शुएब मलिक को ड्रॉप किया है और उन्होंने अपनी टीम के अंदर एक पेसर ऐड किया है, तो उन्हें जो है उनका विनिंग फार्मूला मिलता हुआ नज़र आ गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात सऊद शकील के हवाले से अगर आप नोट करें, तो जब से वो लाहौर में आए हैं और उन्होंने देखा है कि पिच की सूरत हाल जो है वो इस तरह की है जहाँ पर पेसर्स को हेल्प मिल रही है, तो उन्होंने मुस्तकिल जो है वो स्लिप रखी हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने कराची वाले मैच में स्पिनर्स के साथ भी जो है वो स्लिप लगवा के जो खुशदिल शाह को आउट किया था। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए ये है कि उन्हें आखिरकार अपना विनिंग फार्मूला जो है वो समझ में आ गया है। कोयटा के लिए ये वाली जीत इसलिए भी ज़रूरी थी कि कोयटा जो है वो वाहिद टीम है शायद जो दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट होने से सबसे ज़्यादा मुतासर हुई थी PSL में, और अब यूँ लगता है कि पाकिस्तान की पिचेस के अंदर भी उन्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प जो है मिलना शुरू हो गई है। कल के मैच की अगर आप बात करें तो यकीनन जो आगाज़ था वो जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के फ़ैन हैं वो भी शायद ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा विकटें पावर प्ले में वो हासिल कर लेंगे। और अगर आप शॉट सिलेक्शन की बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो अगेन हमें वही देखने में नज़र आया है। ये मैच जो था, इसके बारे में आपको बताऊं कि ये वो पिच है जिसको ऑस्ट्रेलियन सॉइल से बनी हुई जो पिच है, ये पर्थ की मिट्टी है मेरी मालूमात के मुताबिक। तो यहाँ पर जो है वो, और पर्थ के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर हमेशा बाउंस होता है। तो यहाँ पर हुआ ही है असल में कि प्रॉपर क्रिकेट खेलने के बजाय यासिर खान हो, उस्मान खान हो, इफ्तिखार अहमद हो, उन्होंने जो है वो इशू को फोर्स करने की कोशिश की है। उन्होंने शॉट्स को पावर से क्रिएट करने की कोशिश की, बजाय इसके कि वो टाइमिंग इस्तेमाल करते और जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं वो खेलते। तो उन्होंने वो शॉट्स मारने की कोशिश की हैं जो इस पिच के मुताबिक जो है वो सूटेबल नहीं थी, जिसका फायदा अल्टीमेटली उनको हुआ और प्रेशर बिल्ड होता गया। अब यहाँ पर यह है कि जब पावर प्ले में 4 विकेटें गिर जाएं, 5 विकेटें गिर जाएं, तो फिर जाहिर है उसके बाद आपको बिल्ड करना होता है। उस रीबिल्ड के दौरान जो है वो मोहम्मद रिजवान के साथ दूसरे एंड पर कोई बल्लेबाज जो है उनका साथ देने में कामयाब नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं यकीनन बात करना चाहूँगा इफ्तिखार अहमद के ऊपर, जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। पाकिस्तान में उन्हें खेल लिया, फ्रेंचाइज क्रिकेट उन्होंने खेल ली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उनके पास एक्सपीरियंस है।
यानी जगह जगह वो जाके लीग क्रिकेट भी खेलते हैं और साथ में वो ये गिला भी करते हैं कि मुझे तो पाकिस्तानी टीम में जो है वो हमेशा टेलेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, मुझे मेरी पोजीशन पर भेजा नहीं जाता। तो कल उनको भी जो है वो मौका मिला और उनको जब जहां पर बारी लगाने की ज़रूरत थी, जहां पर रिजवान खान से एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, वो भी आया और उन्होंने भी वो एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेली और आउट हो गए। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की शॉट सिलेक्शन मुल्तान सुल्तान ने यहाँ पर की है वही वजह बनी है उनके शिकस्त। बिल्कुल ठीक है। और मजीद टेक्निकलिटी पे जाते हैं तो सलमान भट्ट साहब से मजीद इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, कल हमने देखा कि साउथ शकील ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, माशाल्लाह से जिस तरह की उनकी बैटिंग है, फील्ड प्लेसमेंट जिस तरह से की, बॉलर्स का जिस तरह से यूज़ किया। जब आप एक विनिंग स्ट्रीक पर होते हैं, विनिंग ट्रैक पर होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बहाल होने लगता है, आप डिसीजन भी ब्रेव लेते हैं। और ये हमने कल देखा, साउथ शकील ने कल बैटिंग भी जिस तरह से की है, रैम्प शॉट्स भी खेले हैं, कवर ड्राइव्स बड़ी अच्छी खेली है। तो शान की कप्तानी को लेकर दैन फिर कोयटा की जीत पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, कप्तान तो साउथ शकील थे, शान कहाँ से आ गए बीच में। दूसरी बात यह है कि साउथ शकील, अच्छा मैंने गलती से शान कह दिया, साउथ शकील जी जी। दूसरा ये है कि जो अब कल जिस पिच पे मैच हुआ है वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच थी, तो दिस वाज द फर्स्ट गेम। और जो आज का मैच है वो भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच पे ही होगा। तो ये मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो कल आपने साउथ शकील और क्वेटा के जो टैक्टिक्स देखे हैं कि पहले उन्होंने अटैक किसी और से करवाया, कल वो खुरम शहजाद से अटैक करवाया। ये बड़ी स्मार्ट मूव थी इस पिच के ऊपर, इन कंडीशंस के अंदर, क्योंकि वो टेस्ट फास्ट बॉलर, नया बॉल उनका स्विंग होता है और वो स्लिपें लगवाते हैं, हमें टेस्ट क्रिकेट में भी नजर आते हैं और कल भी उन्होंने स्लिप लगवाई है। और उसके साथ साथ उनकी साइड पे मोहम्मद आमिर जो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, वो बॉलिंग कर रहे थे। वो तो और विकेटें गिर जानी थी, दो तो सीधे सीधे कैच छूटे हैं पावर प्ले के अंदर। एक हसन नवाज से कैच छूटा है, एक और किसी से कैच छूटा है, तो 4 आउट खुरम शहजाद ने किए, तो 2-3 कैच जो है वो छूट गए हैं आमिर के, वरना 6-7 तो पावर प्ले में आउट हो जाने थे। लेकिन मुल्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो बिल्कुल खाते में नहीं ला रहे कि किस जगह पे क्रिकेट हो रही है, ये सरफेस कैसी है, इसके ऊपर खेलना कैसे है, इसके ऊपर बिल्डअप कैसे करना है। हालांकि पिछले मैच में जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल नहीं था, वहां पे भी हल्की फुल्की मूवमेंट थी, तो रिजवान और कामरान गुलाम ने एक अच्छी पार्टनरशिप के जरिए स्कोर 180 तक पहुंचाया था। लेकिन जैसे ही आप नई पिच पे आए जहाँ पे पेस एंड बाउंस था, थोड़ी मूवमेंट थी, वहां आते ही आपने अपनी गेम बदल ली। आपने वो शॉट्स खेलने की कोशिश की जो कि परसेंटेज क्रिकेट नहीं है, या आप निकल के खेल रहे थे। अगर आप फिन एलन को देखें या साउथ शकील को देखें, उन्होंने जो ज्यादा शॉट्स मारे वो बैकफुट पे मारे। ये जो शॉटें मार रहे थे ये निकल के मार रहे थे, जैसे अभी अहमद कह रहे हैं ना, इशू को फोर्स करने की कोशिश की है, तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। वो निकल के मार रहे हैं, जबकि ये पेस एंड बाउंस वाला पिच है, इस पे बॉल को आने दें और पेस का इस्तेमाल करें। वो फिन एलन, क्योंकि वो आते हैं ऐसी मुल्क से है जहां पर इस तरह की पिचेज होती हैं और वो दराज कद है और बहुत तगड़े हैं, तो वो यहाँ पर इशू को फोर्स कर सकते हैं। लेकिन अ प्लेयर लाइक साउथ शकील जो है, आप उसने परफेक्ट एग्जाम्पल पेश किया है, तो उसने पिछले लेंथ को यूज किया, उसने पुल किया है, उसने रैम शॉट खेला है, उसने कट खेले, स्क्वायर ड्राइव खेले हैं, जो कि तेज विकेटों के शॉट है, जो हमारे एशियन ऐसे स्कोर करते हैं तेज और बाउंसी विकेट्स पे। जबकि जो बाहर के प्लेयर है, क्योंकि उनका ब्रॉटअप भी ऐसे पिचेस पे होता है, तो उनकी लिबर्टी थोड़ी ज्यादा है, उनका कह लें स्किल लेवल इस तरह के पिच पे थोड़ा ज्यादा है, जो हमें फिन एलन की सूरत में नजर आया। तो अब मुल्तान के पास तो सिर्फ अपना आप ही है कसूरवार ठहराने के लिए, क्योंकि उसी पिच पे बगैर किसी नुकसान के 90 रन 7 ओवर में बने हैं, तो अब आप पिच को तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा सलमान भी, कल ऑस्ट्रेलियन सॉइल विकेट पर हुआ है, तो टॉस का फैसला आप समझते ठीक है? और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस तरह का विकेट तैयार था, इसमें चूंकि आज भी उसी पे ही है, तो बैटिंग सेकंड ही प्रेफर करेंगे तमाम, या फिर आज उनकी बॉलिंग के हिसाब से उन्होंने देखते हुए प्रेफर किया कि हम पहले जो है ना वो बॉलिंग करते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलियन पिच है ना, तो हर, और ऊपर थोड़ी बहुत ग्रास भी है, तो हर एक के जहन में होता है यार पता नहीं क्या होएगा, पता नहीं कैसी मूवमेंट होगी, तो वो प्रेफर करते हैं कि पहले देख लो बॉलिंग करा के कि क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें पहले बैटिंग भी आ जाए तो कोई इसमें कह ले कोई डीमंस नहीं है, इसके अंदर कोई बलाएं नहीं है पिच के अंदर जो आपको खा जाएंगी। ये तो कल उन्होंने बैटिंग ही पुअरली की है, यानी कोई बंदा कोई बॉल से आउट हुआ है कि आप उस्मान का शॉट देखें, आप इफ्तिखार का शॉट देखें, आप यासिर का शॉट देखें, ठीक है, आप कामरान गुलाम का जो कैच छूटा वो शॉट उसका देखें, उसके बाद तो उसकी स्लिप लगी। पहले तो उसने निकल के चढ़ा दी थी जो हसन नवाज से कैच छूटा, फिर उसके बाद दूसरा कैच छूटा वो इब्रार से छूटा। तो ये तो बैट्समैनों ने अपनी शॉट सिलेक्शन को
ठीक करना है ना, इससे पिच का तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल भी अनप्लेबल पिच नहीं है। उस पे 7 ओवर्स में 90 जिस पिच पे बने हैं, तो इसका मतलब है बात तो 200 की तरफ जा रही है। तो ये है कि कौन बेहतर अडेप्ट करता है। क्वेटा ने अडेप्ट कर लिया। अब लाहौर के भी फास्ट बॉलर हैं, तो नाम नहाद हैं कि यार पाकिस्तान के मेन बॉलर्स हैं, शाहीन जबरदस्त हैं, उनके पास हारिस रऊफ है, उनके पास दूसरे और भी लड़के हैं। तो लाहौर को भी अब बॉलिंग में कुछ करके दिखाना है ना। उनके फास्ट बॉलर्स के जितने नाम है और जितनी उनसे एक्सपेक्टेशन है, अभी तक वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैलेंज ही वो कर सकता है जिसकी बॉलिंग तगड़ी होगी, जो गेंद अच्छे करेगा, जो ऊपर से उनकी विकेटें लेगा। उनका तो साहिबजादा आला फॉर्म में कह रहे हैं, मुनरो शानदार फॉर्म में, अब बाकी भी लड़के चिप इन कर रहे हैं। तो उधर फॉर्म्स लगी हुई हैं, एक विनिंग स्ट्रीक बनी हुई है, एक मोमेंटम है टीम के साथ। तो उस मोमेंटम को आप अर्ली विकेट्स लिए बगैर नहीं तोड़ सकते। वो पावर प्ले बहुत अच्छा खेलते हैं और समझदारी से खेलते हैं। बातें तो वो मॉडर्न क्रिकेट की करते हैं, लेकिन लेटली जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें बड़ी सेंस प्रिवेल कर रही है। वो खाली हिट नहीं मारते, साथ ही सिंगल भी करते हैं। और कल आप फिन एलन का भी मॉडल देख लें, हर बड़ी हिट के बाद उन्होंने सिंगल लिया, साउथ शकील ने भी सिंगल लिया, ठीक है। जबकि ये मुल्तान की जो टीम थी, ये हर हिट के बाद दूसरी हिट मारते, बल्कि तो कैच छूटा तब भी अगली हिट मारते थे। अच्छा, तो आपकी बातों से जिस तरह लगता है कि खुरम शहजाद ने कल 4 ओवर 23 रन 4 खिलाड़ी आउट किए हैं, तो ठीक है, अच्छी बॉलिंग की है, राइट एरियाज में बॉलिंग, या फिर मुल्तान के बैटर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से विकेट पर स्टे नहीं किया, शॉट्स ऐसे खेले जिनकी जरूरत ही नहीं थी, इस वजह से मैच आ रहे? देखिए, अपनी गलतियों की वजह से ही मैच आ रहे हैं ना। बॉलिंग तो अच्छी थी, लेकिन आप शॉट्स तो देखें ना। मतलब वो ऐसा बॉल तो नहीं, बॉलर ने तो नहीं कहा कि मुझे मैडॉन के ऊपर से मारने जाओ, एक मार दिया, दूसरी मारने जाओ यासिर को, ठीक है, या कामरान गुलाम को कहा कि तुम निकल के मार दो, या पीछे फील्डर है तो इफ्तिखार को कहा मुझे ऊपर से मार दो। बॉलर के कहने पे तो नहीं आपने रिएक्ट करना ना। आप बैट्समैन है, आपका टाइटल है बैट्समैन, यू हैव टू वर्क आउट अ वे कि कैसे रन होंगे। अनप्लेबल तो पिच नहीं थी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये है कि मुल्तान का अच्छा टाइम भी नहीं चल रहा, जो भी वो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। लेकिन वो उनके, अगर आप डिसमिसल्स देखें थ्रू आउट, तो उसमें कोई तब्दीली तो नहीं है। कोई होता है ना कि आप तब्दील करना चाहते हैं तो कोई चले आउट होने का तरीका ही बदल जाता है, आपका तो तरीका भी सेम है। अच्छा, रिजवान की टेक्निक पर अगर बात कर ली जाए, क्योंकि वो भी उसी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, कल उन्होंने 44 रन्स की उसी साइड के लिए इनिंग्स खेली है, बट ऑल इन वेन, और वो मुसलसल टॉप स्कोरर भी है साहब, मेरे ख्याल अभी तक मोहम्मद रिजवान ही है पीएसएल के टॉप। तो क्या डिफरेंस नजर आता है मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स में और उनके जो बाकी 9-10 सिपाही हैं उनकी इनिंग्स में? देखिए, वो तो साफ जाहिर है, उनकी शॉट सिलेक्शन देख लें। ठीक है, रिजवान को बहुत तेज नहीं खेले, लेकिन जब सामने से विकेटें गिरी हों तो आप एक एंड पे कितना तेज खेल सकते हैं। जब आपके 50 पे 7-8 आउट हो जाए, 70 पे 9 हो जाए, तो आप कितना तेज खेल। फिर तो आप इसी सोच में रहते हैं, ये हो क्या रहा है, मैं मारूं या मैं भी मारूं, मैं आउट हो गया तो सारे आउट हो जाएंगे, मैं ओवर खेलूं कि मैं हिटे मारूं, तो आप कश्मकश में रहते हैं। तो रिजवान इज नॉट अ पावर प्लेयर। ऐसा तो नहीं है कि रिजवान जो है वो कोई फिन एलन है, या रिजवान जो है वो कोई ऐसे प्लेयर हैं जो एक ओवर में 36 कर देंगे। ठीक है, रिजवान तो इनिंग्स बनाने वाला प्लेयर है जो एक एंड से पूरा खेले और उसके साथ दूसरे जो है वो चिप इन करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही, और वो खुद भी कोई ऐसी फॉर्म में नहीं है कि वो कह ले, या फॉर्म में, या उनका ये तर्ज नहीं है कि वो कहीं पर एक ओवर में फास्ट बॉलर को 4 से 5 छक्के मार देना। वो तो एक कह ले एक्यूमुलेटर है रन्स का, जो उसका प्लेइंग स्टाइल है। तो ही नीड सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड, जो नहीं मिल रही उन्हें मुल्तान की टीम में। उस्मान खान की आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक कह ले कि कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है मुल्तान के लिए, वो भी नहीं रन्स कर रहे। कामरान गुलाम को वो लेकर आए, वहां से भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने एक इनिंग जरूर खेली है, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी हैज बीन एन इशू विद मुल्तान। उन्होंने जो भी किया वो चला चुला कुछ भी नहीं। जी अहमद, लेकिन यही बात मोहम्मद रिजवान ने खुद भी कल मैच के बाद की है। उन्होंने कहा है कि बजाय इसके कि हम गलत शॉट्स मारते, हम अगर ये कोशिश करते कि हम इस पिच के ऊपर समझदारी के साथ खेलें और 150-160 रन बना लें, तो हो सकता था कि हमारे बॉलर जो है वो कुछ ना कुछ तो डिफेंड करने के पोजीशन में आ जाते। साथ उन्होंने एक बहुत अहम बात ये की है कि अगर फ्लैट पिच के ऊपर जाकर भी आप गलत शॉट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो रन तो आप वहाँ भी नहीं बना पाएंगे। और जाहिर है कि इस कंडीशन में जहाँ पर 4-5 आउट हो गए थे,
मतलब मैं बहुत ज़्यादा बात इफ्तिखार अहमद की इसलिए करना चाहता हूँ कि ये काफ़ी अरसे से जो है वो ये बात चल रही थी कि इफ्तिखार जो है वो गिला करते हुए नजर आते हैं कि मुझे मौका नहीं मिलता। तो कल जहां इनिंग्स को रीबिल्ड करना था, जहां पर प्रॉपर क्रिकेट खेलनी थी, वहां पर आके इफ्तिखार ने भी वही शॉट मारी जो यासिर खान और उस्मान खान ने मारी। तो उस एक्सपीरियंस का क्या फायदा, उस एक्सपीरियंस का जो है वो क्या आउटकम निकलता है जो इफ्तिखार अहमद अपने बैगेज के ऊपर रखते हैं। वो पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं, वो लीग क्रिकेट में भी खेले हैं, तो वहां पर आकर इनिंग्स को बिल्ड करना था, जहां पर आके आपने गलत शॉट मार के जो है वो अपनी विकेट भी गंवा दी। और फिर लोग अब मोहम्मद रिजवान ने 44 रन बनाए 44 गेंदें खेल के। अब अगर यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर मुल्तान सुल्तान की टीम 120, 130, 140 कर जाती तो स्कोर शीट देखने वाले ने कहना था कि रिजवान तो फिर भी 44 गेंद पे 44 बनाए हैं। हालांकि दूसरे एंड पे विकेटें गिर रही हैं, वो खड़ा नहीं साथ हो रहा। मैं रिजवान की इनिंग्स को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल मैं बता ही रहा हूं कि जो नंबर्स होते हैं वो किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं स्कोर कार्ड के थ्रू। जो लोग मैच देख रहे थे वो ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ 5 आउट हो गए हैं और रिजवान के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने मैच नहीं देखा, इस बंदे को क्रिकेट की सेंस नहीं है, वो स्कोर कार्ड देखेगा और ये कहेगा कि रिजवान ने 44 बॉल में 44 ही बनाए। बहरहाल जी, ये तो बिल्कुल है, दोनों तरफ से बातें तो होती हैं, लेकिन अभी जो गार्डन है इसको देख के तो कोई भी देखेगा तो कहेगा कि रिजवान की मजबूरी थी वो 44 रन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 बैटर्स जो हैं वो डबल फिगर में आए। एक रिजवान है और दूसरे उसामा मीर है, उन्होंने 11 रन बनाए, बाकी 9 खिलाड़ी जो हैं वो सिंगल फिगर में आउट हो गए। इसके साथ साथ ये जो सुल्तान की ये हार है ना, ये बॉल्स के हिसाब से सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ बॉल 79 बॉल्स जो थी ना उससे ये शिकस्त हुई है। तो ये इस तरह के रिकॉर्ड्स भी बहुत से बने सीजन में। मुल्तान के लिए ये बहुत बुरा सीजन रहा है। इस पर फर्दर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 18वें मैच की, जो कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर हुआ और शिकस्तों का सिलसिला जो मुल्तान सुल्तान की टीम की जानिब से जारी है। उनके बैटिंग ऑर्डर पर हम बात कर रहे थे। बट साहब, जो ब्रिस्वेल है बड़ी उम्मीदों के साथ लाया गया, उन्होंने पाकिस्तान को T20 सीरीज़ भी हराई और उन्होंने लीड भी किया न्यूजीलैंड की टीम को। तो जब उन्हें लाया गया तो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस उस तरह से नज़र नहीं आई। हालांकि न्यूजीलैंड की ये वो टीम है जो कि मेरे ख्याल 2 साल में कोई 5-6 दफ़ा तो आ चुके हैं और डेरिल मिचेल ने कहा कि इट फील्स लाइक आवर सेकंड होम। तो ब्रेसवेल की क्या आपको नजर आ रहा है कि वो कहां पर स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं मुल्तान की जानिब से? देखिए, ब्रेसवेल हैज प्लेड वेरी वेल फॉर न्यूजीलैंड, लेकिन मुल्तान की शायद वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वो टीम ही इस तरह के खेल रही है कि बीच में वो भी बिल्कुल मिक्स ही हो गए हैं। और बहरहाल इट इज नॉट एन एक्सक्यूज, एज अ प्रोफेशनल यू नीड टू वर्क आउट अ वे। बॉलिंग भी उन्होंने इतनी अच्छी नहीं की, बिल्कुल ऐसे। बॉलिंग पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले ट्राई नेशन में, या जब वो आए हैं उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है। न्यूजीलैंड में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अभी थोड़ा बिलो पार खेल रहे हैं। तो शायद जब टीम की स्ट्रीक अच्छी ना हो, शायद जब चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान ना जा रही हो या एनवायरनमेंट आइडियल ना हो, तो अच्छे खासे प्लेयर भी उसमें कह लें कि वो उन जैसे ही लगना शुरू हो जाते हैं, या वो पार्ट ऑफ द सिंकिंग बोट बन जाते हैं, वो जो कि इस टाइम मुल्तान की टीम बनी हुई है। तो डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, यही मैं कहता हूँ ना कि जो कोचिंग हमें आजकल कोचिंग दिखाई जा रही है, बाजू सीधे टांगे ऐसे, जो कि टेक्निक है जो जरूरी है एट ए यंगर एज, लेकिन एट a level which is international, which is most competitive, जहाँ पे एथलीट्स टॉप ऑफ देयर गेम स्किल लेवल्स के होते हैं, वहाँ पे फिर मेंटल अप्रोच की बात होती है। वहाँ पे फिर एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें लोग प्रॉस्पर कर सकें, जिसमें लोग इजी हों, उनका ध्यान अपनी स्किल्स की तरफ हो, मैच जीतने की तरफ हो, निटिंग-निटीज में ना हो। ठीक है, ए ना चल रहे एनु पूछो मैनू क्यों नहीं पूछा, उन्होंने क्यों नहीं पूछा, ये चीजों से मुबारक जो ड्रेसिंग रूम होते हैं ना, जहाँ रोल डिफाइन होते हैं, जहाँ हर बंदा अपने काम की कैपेसिटी का डिसीजन मेकर होता है, वहां पे चीजें प्रॉस्पर करती हैं, वहां पे लोग प्रोग्रेस करते हैं, वहां पे आउटपुट अच्छी आती है। जहाँ पे हर कल एनु पूछ लो, वहां पे काम खराब होता है। तो प्रॉब्लम जो आप देखते हैं एनवायरमेंटल, जब कोई कोचेज आते हैं और वही टीम क्लिक नहीं करती, और कभी कोई कोचेज आते हैं तो वही टीम जो है वो अपने से बहुत अच्छी आउटपुट देना शुरू कर देती है। तो ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। एंड आई थिंक के एनवायरनमेंट देखी जाए तो इस टाइम, या ओवरऑल देखा जाए तो माहौल टीमों का, डीन जोन्स थे उनके होते हुए, चाहे वो इस्लामाबाद के थे, चाहे कराची के थे, वो देखे तो उधर भी जीते उधर भी जीते। ठीक है, इसी तरह आज माइक हैसन है वहां पर, वो भी कोई क्रिकेटर तो नहीं है, वो तो कोच है, सॉर्ट ऑफ डायरेक्टर जो गिव एडवाइजेस। उन्होंने हर चीज का अलग-अलग कोच रखा हुआ है। वो लग रहा है टीम अपने अपने काम में सारे मस्त हैं, कोई किसी को छेड़ नहीं रहा। इसी तरह जो आपको नजर आती है इंटरनेशनल टीम है, वहां पर भी आप देख लीजिए कि रवि शास्त्री जब थे तो उनका ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट क्या था, या ड्रेविड के टाइम या बॉब वुलमर के टाइम पाकिस्तान का एनवायरनमेंट क्या था। ठीक है जी,
तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आप अपना एनवायरनमेंट कैसा रखते हैं, और कई दफा पे चीजें नहीं भी सही जाती, देयर इज नो फॉर्मूला व्हिच विल विन योर गेम एवरी टाइम, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर। ये बड़ा इजी होता है कि ब्लेम कर देना, देखो जी यार ठीक नहीं है, बट देन द पीपल हु हैव डन वेल, जिन्होंने अच्छा किया हुआ है, और अगर वो कोई गलती कर रहे हैं, दे कैन आइडेंटिफाई दैट। बट ऐसा कोई बंदा और फॉर्मूला नहीं है जिससे कभी गलती नहीं होगी, जो हमेशा जीत के देगा, ऐसा कोई नहीं। ये एनवायरनमेंट की बात करें, माहौल की बात करें, बस ये सब उसका सारा माहौल तो अली तरीन साहब ने खुद ही फील्ड पे वहाँ पे भी आ जाते हैं जब प्रैक्टिस हो रही है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी काफ़ी बात की थी इसके ऊपर कि ये जो ओनर्स हैं टीमों के, इनका जो इन्फ्लुएंस है और इनके जो ड्रेसिंग रूम तक रसाई है, ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बल्कि डकआउट के अंदर भी ये बैठे होते हैं। अब अली तरीन साहब जो है वो जाहिर है उन्होंने इस टूर्नामेंट से पहले PSL में होने वाली हर चीज़ के ऊपर मेरा ख्याल है कोई ना कोई बात उन्होंने की है। उन्होंने PSL के एंथम तक को भी उसके ऊपर भी तबसरा कर छोड़ा। तो इस तरह की सारी बातें जब से वो करना शुरू हुए हैं उसमें से सिर्फ मेरा ख्याल है कि एक बात अब तक उन्होंने नहीं की, और वो है उनकी टीम की अपनी कारकर्दगी। तो इस तरह की चीज़ें भी जाहिर है कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो डाल रही होती हैं। ब्रेसवेल की अगर आप बात कर रहे हैं तो ब्रेसवेल ने 81 रन अब तक स्कोर किए हैं, 7 मैचों में सिर्फ वो 6 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। और कल के पिच पर मतलब उनके लिए बात करना इसलिए ज़रूरी था कि कल की पिच तो उन्हें सूट भी करती थी, लेकिन टीम का मोमेंटम भी जो है वो ख़राब चल रहा है, उनकी अपनी फॉर्म भी नहीं जा रही। कैच भी उनसे एक दिन मिस हो गया, लाहौर वाले मैच में बहुत क्रूशल कैच था जो अगर वो कर ले तो शायद वहाँ से वो मैच बना जाते। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर थे जिनकी वजह से मुल्तान सुल्तान की टीम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। उनके कप्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी ये बता पा रही हैं कि उनके कप्तान भी जो है वो मेंटली अलाइन ही नहीं कर पा रहे हैं उस टीम के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सलमान भी, वैसे तो इनके मेजर जो मसला था वो बॉलिंग के साथ था मुल्तान की अगर बात की जाए, लेकिन कल ऑल दो स्कोर बहुत हो रहा था बैटर्स, लेकिन उबैद शाह ने एक ओवर में 17 रन दिए हैं, ठीक है। आपको लगता है कि इनका भी वही हाल है शाहीन शाह अफरीदी वाला? अभी तो वैसे ही इज टू यंग, लेकिन वो बहुत जल्दी गिव अप कर गए। कल हमने देखा कि उसके बाद वो समझ नहीं आया, अगर एक बाउंड्री लगी या 2 बाउंड्री लगी है तो उसके बाद वो वापस ट्रैक पर आ नहीं पाए। तो अभी तो ये वो स्टेज है जिसमें बहुत कुछ सीखना है, तो ये वाला प्रोसेस कितनी जल्दी अडॉप्ट करना जरूरी होता है एक बॉलर के लिए? देखिए हमजा, ये तो अभी आप एक टीनेजर की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी बियॉन्ड हिज इयर्स खेल रहा है, जो कि आई थिंक इस उम्र में इज ब्रिलियंट, ठीक है, और आगे जाके वो और अच्छा हो जाएगा। और अच्छी बात है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, ही इज इन गुड हैंड्स। द पॉइंट इज कि जब आपकी टीम हार रही है और यू कांट फाइंड अ वे टू विन, और उस दिन आप 90 पे आउट भी हुए में हैं और आप बॉल कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है एक बैट्समैन हट के चला रहा है, कोई पीछे लग रही है, कोई इधर लग रही है, तो ऐसे में बॉलर के हाथ में फिर ज्यादा चीजें रहती ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तो बिल्कुल नहीं उसको देख के डिसअपॉइंट हुआ, मुझे तो उसको देख के खुशी हो रही है। द वे इज वर्किंग हार्ड, इज लुकिंग फिट, वो तेज बॉलिंग कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और कल भी कोई उसको कंफर्टेबल शॉट नहीं लगे। एक जरूर रैंप शॉट उसे लगा है, ठीक है, विच इज द यूज ऑफ हिज पेस, जो कि उसकी पेस की वजह से चिक्का हुआ, और साउथ ने बड़ा आला खेला, उसको लेट तक बॉल को देखा, उसने पूरी नजर रखी है बॉल पे। वो एक कारीगर बैट्समैन का शॉट था जो कि पाकिस्तान का वाइस कप्तान है टेस्ट क्रिकेट में, उसकी बड़ी सेंचुरी है, लेकिन जो उसको पुलने लगी हैं या जो उसने तेज गेंद की हैं वो कोई इतनी कमांडिंग शॉट्स नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि उसने ठीक बॉलिंग की है। बात यह है कि जब आपके पीछे रन ही नहीं है तो आप तो हर बॉल पे विकेट लेने जा रहे हैं, तो जब आप हर बॉल पे विकेट लेने जा रहे हैं तो फिर जितना चांस विकेट लेने का उतना ही चांस स्कोर होने का भी, क्योंकि आप लाइन लेंथ तो सोच ही नहीं रहे, और फिर जब आपके हाथ में गेंद आया तो कितने रन पीछे बचे हुए थे। बिल्कुल सही है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना, इनको जब तक आप अकाउंट में ना लें, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर ना करें, तो जो आउटकम है थिंकिंग का वो नहीं सही निकलता। जैसे अभी अहमद ने बताया ना, देखने का तरीका, जिसने मैच देखा होगा, जिसको समझ होगी, वो कहेगा यार रिजवान तो बड़ा अच्छा खेला, तो जिसे नहीं पता होगा उन्हें कहना है देखो जी इन्हें तो 44 गेंदों में 44 किया, तो बाकियों ने तो फिर मारना ही था ना। वो बिल्कुल ऐसी ही कैलकुलेशन है। तो मेरा ख्याल है उबैद शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और पाकिस्तान के लिए उसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है वो। और अली रजा हो गए, उबैद शाह हो गए, बड़ा दे आर गुड साइंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। PSL सीजन 10 का पहला मैच भी इन्हीं दो टीम्स के दरमियान हुआ और इस्लामाबाद ने वहीं से फतवात का सिलसिला शुरू किया। 8 विकेटों से वो उन्होंने मैच जीता इस्लामाबाद ने, क्योंकि लाहौर की टीम जो 139 फॉर ऑल हमने देखा और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की। फ़खर जमान नहीं चले और नईम उस मैच में भी नहीं चले थे, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा स्कोर किया था। लेकिन आज फिर मैच नंबर 19 लाहौर के कदाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है। असलमान भी क्या लगता है आपको, अभी इस विकेट की बात की है चूँकि आज भी उसी सॉइल ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे है, तो फास्ट बॉलर्स के साथ ही लाहौर कलंदर को जाना चाहिए, जमान को ऐड करना चाहिए, या फिर आसिफ अफरीदी एक स्पिनर बीच में होना जरूरी है? देखिए ये जो
पिच आपने कल देखा है, इस पे तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है, बट देन दोस फास्ट बॉलर्स नीड टू डिलीवर एज वेल ना। वो आउट भी तो करें ना, वो खाली खेले ही ना। जैसे क्वेटा के बॉलर आउट कर रहे हैं, इस्लामाबाद के बॉलर विकेट ले रहे हैं, सो लाहौर हैज टू पिक अप विकेट्स, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि लाहौर को खिलाना चाहिए सलमान मिर्जा को, वो उनको खिला ही नहीं रहे। वो देखे ना, आप करंट फॉर्म्स को यूटिलाइज ही नहीं करते। वो बंदा अभी नेशनल T20 में बेस्ट बॉलिंग करके आ रहा है, ठीक है, वो पेसी भी है, उसका बॉल आगे से लेट स्विंग भी होता है, उसका चेंज ऑफ पेस भी अच्छा है, ठीक है, और वो 140 पे बॉलिंग करता है। जिनको लाहौर ने खिलाया क्या है कि वो 140 वाला है, उसने तो 140 पे गेम किया ही नहीं, उसकी तो एवरेज पेस 130 थी, ठीक है। वो भी यंगस्टर है, हो सकता है वो सही कह रहे हो सकता है तेज हो सकता है उस दिन उससे ना हुई हो, ठीक है ना। वो पहला मैच था, 9 बॉलें हो गई, स्कोर भी इतना नहीं था, वो बच्चा है, वो भी कोई इतना तो नहीं है कि हम उसको कुछ खुदा न खास्ता उसको कोई क्रिटिसाइज करे, बट वो जब एक बंदा परफॉर्म करके बैठा हुआ है, हो सकता है उन्हें इमर्जिंग कैटेगरी का इशू भी हो कि जी नईम भी कुछ नहीं कर रहा, नीचे सबको खिलाया, वो भी अच्छा नहीं रहा, वापस नईम पे चले गए, बट देन दे हैव टू प्लान बेटर, दे हैव टू प्लान बेटर, ठीक है। बहुत लाहौर और मुल्तान दो ऐसी टीम है जिन्होंने कुछ ऐसे प्लेयर्स को भी लेट गो किया जो उनकी तरफ से अच्छा खेल रहे थे, और अब मुल्तान तो खैर उसकी वजह से काफी स्ट्रगल कर रही है। उन्होंने अब्बास को छोड़ा, उन्होंने खुशदिल को छोड़ा, और भी 1-2 को उन्होंने छोड़ा। तो लाहौर का ये है कि यस दे आर यू नो, ना कोई उन्होंने बहुत बुरा खेला है, ना कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला है, बट दे नीड टू किक ऑन। और मेरा ख्याल है कि इस पिच पे 4 फास्ट बॉलर बनते हैं और फिर उन्हें अच्छी बॉलिंग भी करें। इस्लामाबाद को आउट के बगैर मैच जीतना मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए, आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अहमद साहब, अभी नईम की बात हो रही थी, तो सिकंदर रजा ने भी मेरे ख्याल नईम के बारे में कुछ कहा है, तो उससे लगता है कि नईम तो बाहर नहीं होने वाले, नईम को ये कैरी कर रहे हैं। जी, सिकंदर रजा ने कहा है कि मोहम्मद नईम जो है वो अभी ज़ाहिर नए हैं हमारे साथ, उन्होंने अपने जो पोटेंशियल है वो दिखाया है, कैंप्स के अंदर भी, ट्रेनिंग में भी वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए हैं, तो उनको अभी टाइम चाहिए, ज़ाहिर है वो यंग हैं, अभी जेलिन हो रहे हैं, अभी चीज़ों को समझ रहे हैं, उस तरह से बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी वो नहीं खेले हैं, तो उन्होंने तो बैक किया है मोहम्मद नईम को, और यही लग रहा है कि मोहम्मद नईम जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस टीम के साथ। तो पर्थ की पिच, जी नहीं, पर्थ की पिच की भी अगर आप बात करें तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था, खेला ही नहीं है, हाँ वो खेला ही नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि जो कह लीजिए कि जितने भी बच्चे डेवलपमेंट प्रोग्राम के थे लाहौर कलंदर्स के, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपोजर उनका मिनिमम है, या नहीं है या बेयर मिनिमम है। तो दिस इज समथिंग, देखें अगर तो उनकी होती ना कोई ग्रेड 2 की टीम या ग्रेड 1 की टीम, या वो उस तरफ प्रोग्रेसिवली उस तरफ जाते, T20 से आगे देखते, तो उनके प्लेयर सिस्टम में जाके और अच्छे प्लेयर बनते। दैट इज व्हाई, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे ऑलवेज स्ट्रगल विद प्रोड्यूसिंग अ बैटर जो कि प्रॉपर बैट्समैन हो, सिस्टम से आया हो। एक ताहिर बेग में उन्होंने कुछ अरसा इन्वेस्ट किया था एंड ही लुक्ड गुड, बट देन वो इधर उधर से डोमेस्टिक क्रिकेट इधर उधर खेलता फिर रहा था। वो बाद में उसने उनको ज्वाइन किया, वो वाज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन आई डोंट नो बाद में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन सिकंदर सही कह रहे हैं कि जो नईम है इनका इतना एक्सपोजर नहीं है डोमेस्टिक, और वो नजर आता है, उनकी अप्रोच में नजर आती है वो कमी। अच्छा इसमें मैं अब देखें जो प्लेयर कैंप से आए हैं, इस तरह मतलब हाई स्ट्रोक के बारे में मशहूर है कि वो कैंप से एक आए थे, उसमें वो टीम में सेलेक्ट हो गए, तो अब कैंप से जो प्लेयर आता है उसको कौमी टीम में खिलाना, ये मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो मसला लाहौर कलंदर्स का नहीं है, मसला तो पीसीबी का है ना, कि जिन्होंने इन कैंपों से लड़के उठाए और उन्होंने डायरेक्ट टीम में इंडक्ट कर दिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाए बगैर, जिसका नतीजा ये निकला कि अब मतलब यंग लॉर्ड भी आती है और वो ये सोचती है कि हम पीएसएल खेलेंगे तो हमारी पाकिस्तान की टीम में जगह बनेगी, हालांकि पाकिस्तान की टीम में जगह बनाने का प्लेटफॉर्म पीएसएल नहीं है। मैं पर्थ की पिच के बारे में एक बात सिर्फ यहाँ पर ऐड कर दूं 1 मिनट के लिए, कि पर्थ के अंदर भी जो है वो जो एवरेज T20 स्कोर है वो 155 है, तो अगर पहले बैटिंग भी आ जाती है तो आपको कम से कम पार स्कोर तो करना है ना उस पिच के ऊपर आने के लिए, तो उसके लिए जरूरी है कि 20 ओवर खेलें। तो अगर 4-5 आउट हो भी गए हैं तो फिर कोशिश करें कि 20 ओवर पूरे खेल लेंगे। सलमान भाई, एंड पर हु आर यू लुकिंग फॉर, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद? मैं ये चाहूंगा कि लाहौर जीते, वो इसलिए कि इस्लामाबाद बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और इस्लामाबाद फेवरेट है इस मैच की, ये भी मैं साथ बोल दूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि लाहौर जीते, थोड़ा इस्लामाबाद भी लगे कि इन्हें हराया जा सकता है, थोड़ा बाकी टीमों में भी बिलीफ पैदा हो, थोड़ी पीएसएल और इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि अगर एक टीम नॉन स्टॉप सिर्फ जीतती जा रही है तो वो फिर कंपटीशन हेल्दी नहीं लगता। ठीक है, एक तो हम लाहौरी हैं, वी वांट लाहौर टू विन, ठीक है, हालांकि बहुत सारे लाहौर के प्लेयर दूसरी टीम में भी हैं, बट ये टाइटल्स ऐसे हैं ना टीमों के, तो लाहौर की टीम से हो सकता है कि दूसरी टीमों में लाहौर के प्लेयर ज्यादा, बट देन इट्स लाहौर,
ठीक है, तो वी वांट लाहौर टू विन, बट फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन भी जब एक ही टीम जीतती जाएगी वो भी फिर मजा नहीं आता टूर्नामेंट देखने को। लेट्स सी जी, रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये मैच है और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी फैसला होगा टॉस के बाद उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा डेफिनेटली। और देखना ये है कि लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अनबीटन अभी तक चल रही है उसको हराने में कामयाब होती है कि नहीं। इस पर करके शो में फर्दर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।